हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। मैं हूं सुजाता देशमुख। कॉरपोरेट अकाउंट के अलग अलग चैप्टर्स पे हम एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज। ये सीरीज 3 है। पहले जो दो चैप्टर्स हैं, जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट है एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उस पे मैंने ऑलरेडी एमसीक्यूज दे दिए हैं। उसके वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। तो चलिए आज देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इनटू विच इट इज डिवाइडेड। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमें पता है अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ अ टोटल कैपिटल बाय विच कंपनी कैन रेज द कैपिटल। कंपनी अगर कैपिटल रेज करना चाहती है तो पूरा जो कैपिटल है उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, dash is the term which shows the capital contributed by the owner of the company. So who is the owner of the company? Real owner is the equity shareholders, and whatever the capital जो भी उन्होंने capital contribute किया है उसे हम share equity capital वरना equity share capital कहते हैं। तो यहाँ पे C ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश इज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ असेसिंग वैल्यू और प्राइस ऑफ द कंपनीज शेयर। ऑप्शन देख लो। ये कहता है कि ऐसे क्या है, वरना उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंडर विच वी वैल्यू द शेयर्स, वरना हमारी कंपनी के शेयर्स की हम प्राइस निकालते हैं, तो उसे कहते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी कंपनी के शेयर्स है तो वो शेयर्स की प्राइस कंपनी के अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। जैसे मेरे कंपनी की डिमांड क्या है प्रोडक्ट के लिए वरना सर्विस के लिए, उसके सप्लाई कैसी है, जो भी रॉ मटेरियल मुझे लगता है उनकी, वरना कंपनी की टाइप क्या है, कंपनी का एम क्या है, कंपनी किस एरिया में काम करती है, वरना कंपनी की कैपेसिटी कैसी है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट लेबर फोर्स इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनीज वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्ट फैक्टर आर ए बी एंड डी, बट लेबर फोर्स विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन माई वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो हम देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट्स दे रही हूँ उस पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो वाई वी डू द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, प्राइसिंग ऑफ अ शेयर हम क्यों क्यों निकालते हैं, तो उनके ज़रूरी फैक्टर्स यहाँ पे मैंने कुछ समराइज करके आपको दिए हैं। जैसे अगर मुझे किसी और कंपनी पे कंट्रोल करना है बाय शेयर्स, सो मुझे उस कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि शेयर्स की फेस वैल्यू दी है, सो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू, बट द फैक्टर इज और द पॉइंट इज फेस वैल्यू इज जस्ट इशूइंग प्राइस। जब भी मार्केट में कंपनी काम करती है तो कंपनी की करंट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है और उसे ही हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। सो दूसरा फैक्टर है जैसे वेल्थ टैक्स और स्टेट ड्यूटी, मेरे पास कितने शेयर्स है वगैरह वगैरह, उस पे लगाने के लिए भी करंट प्राइस और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर मुझे किसी को गिफ्ट देना है शेयर्स, वरना अगर किसी से मुझे गिफ्ट मिलता है, कोई कंपनी के शेयर्स अगर मिलते हैं, तो उन दोनों केसेस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मेरे शेयर्स प्रेफरेंस शेयर है और मुझे अलग टाइप करना है, इक्विटी शेयर करना है, वरना इक्विटी शेयर्स में भी अलग अलग क्लास है, सो उसमें मुझे कन्वर्ट करना है, तो उस जगह पे भी मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो नेक्स्ट दिया है मैंने, अगर मेरी कंपनी अमालगमेट होती है वरना कोई कंपनी अब्जॉर्ब करती है मेरी कंपनी को, तो उस जगह पे भी मेरे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ है, अगर मैं सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लोन लेती हूँ बैंक से, तो बैंक को मेरे एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू कितनी है और उस पे बेस्ड वो लोन दे सकती है। तो इन सारे केसेस में आई नीड टू
calculate or I need to assess the value of my shares or value of my company's shares. So next question देख लीजिए. The popular methods of valuation of shares are net asset method, yield method and. So हमें पता है बहुत सारे मेथड्स होंगे, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में हमें तीन मेथड्स दी गई है. जो पहली है नेट एसेट मेथड है, दूसरी है यील्ड मेथड एंड तीसरी है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज़ द फेयर वैल्यू मेथड. तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है. नेक्स्ट है डैश मेथड मेजर्स द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ अ कंपनी अगेंस्ट द शेयर्स. सो कौन सी मेथड नेट एसेट को कंसीडर करती है शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए. मतलब मेरी कंपनी के नेट एसेट कितनी है और उसके बेसिस पे मेरी कंपनी की वैल्यू शेयर्स की क्या है. सो ये होती है नेट एसेट मेथड. तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा सी करेक्ट है. नेक्स्ट है एज पर द नेट एसेट मेथड नेट एसेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस. ऑप्शन देख लो, ये बहुत इजी है ध्यान में रखने के लिए. किसी भी कंपनी की नेट एसेट प्योर एसेट अगर मुझे निकालनी है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके ही मुझे उनकी प्योर एसेट्स क्या है वो समझ आती है. यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ तो आपको शायद ये फॉर्मूला लॉन्ग लास्टिंग याद रहे. अगर मेरे पास सपोज, मैं हर बार ये बच्चों को भी एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए. सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए की कार है, उसके बाद मेरे पास 25 लाख का घर है और 1 लाख का कैश बैलेंस है, वरना मैं और कोई कंप्यूटर है सपोज 1 लाख का. तो ये 5 लाख, 25 लाख एंड 1 लाख दीज ऑल आर माई एसेट्स. सो अगर मैं कंबाइन करूँगी तो मेरे यहाँ पे 31 लाख का टोटल एसेट्स मेरे पास है. ये 31 लाख की एसेट्स टोटल है, लेकिन 5 लाख की कार लेने के लिए मैंने 1 लाख का लोन लिया है बैंक से. उसके बाद 25 लाख का हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने 10 लाख का लोन लिया है और 1 लाख का कंप्यूटर है मैंने ओन सेविंग से परचेज किया है. अगर इस केस में अगर मैं आपको पूछूंगी दीज आर माई एसेट्स एंड ऑब्वियसली दीज आर माई लाइबिलिटीज. अगर इस केस में अगर मैं आपको पूछूंगी कि व्हाट इज माई प्योर एसेट्स, दो माई एसेट्स वैल्यू इज 31 लाख, लेकिन मुझे ये देना है 11 लाख का. सो 11 लाख माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो मेरी प्योर एसेट, जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में नेट एसेट कहते हैं. सो कभी भी अगर आपको नेट एसेट निकालनी है तो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है P company is having a share capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 shares of rupees 10 each. The net value or the value of net assets, यहाँ पे net asset है मतलब assets minus liabilities किया गया है. So the value of net asset is worth rupees 5 lakh. There is no preference shareholders claim. So calculate the value of one equity share by net asset method. हमें पहले नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है. सो नेट एसेट का फॉर्मूला है, नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला है नेट एसेट जो भी मेरी प्योर एसेट रहेगी वो माइनस अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उनके क्लेम मुझे पहले सेटल करने पड़ेंगे और उसके बाद जो भी प्योर बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दो. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आई हैव टू कंसिडर. सो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला में बिठाएंगे तो देख लो मेरी जो नेट एसेट है वो है 5 लाख. सो आई एम पुटिंग हियर 5 lakhs. ओके. नेक्स्ट वन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए. सो आई कैन राइट नील और 0 एंड डिवाइडेड बाय ये मुझे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को देना है. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज इन द प्राइस एंड नंबर. दिस इज 1 lakh इज द प्राइस, सो इट्स माई शेयर कैपिटल. लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर? सो 10,000. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स? 10,000. सो 5 लाख का अगर प्योर नेट एसेट्स है और 10,000 के शेयर होल्डर्स है तो एक शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 4 zeros आर कॉमन. सो ऑटोमेटिकली एक शेयर होल्डर्स को
₹50 मिलेंगे। सो लेट्स सी यही ऑप्शन में दिया गया है क्या। सो 50 का है बी ऑप्शन, तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स क्लेम इज टू बी डैश फ्रॉम द नेट एसेट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स। अभी हमने देखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम है, उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो उसे हर बार जो नेट एसेट है उसमें डिडक्ट करना है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को नेट एसेट का कितना पोर्शन मिलता है वो मुझे कैलकुलेट करना है, इसीलिए डिडक्टेड फ्रॉम ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यहाँ पे गलती से शायद मैंने सी ऑप्शन लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम इज ऑलवेज और शुड ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पे प्लीज आप करेक्ट कर दो, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, net asset method for valuation of shares is more suitable under which situation। so यहाँ पे देख लो ऑप्शंस है, तो net asset method कब यूज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग सिचुएशंस है, तो देख लो पहले कंपनी इज फेसिंग कंटिन्यूस लॉसेस, व्हेन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, और व्हेन कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, एंड अनदर ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव गिवन और ऑल ऑफ द गिवन। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी नेट एसेट मेथड हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कंपनी के प्रॉफिट पोर्शन बहुत कम हो रहा है, वरना कंपनी लॉस बहुत अर्न कर रही है, बेयर कर रही है, वरना कंपनी का फ्यूचर कुछ भी फिक्स नहीं है, कंपनी शायद क्लोज भी हो सकती है। सो इन सारे केसेस में अगर मुझे शेयर्स की वैल्यू निकालनी है, सो नेट एसेट मेथड इज़ मच मोर सूटेबल। अगर मेरी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छा नॉर्मली वो अच्छे चल रही है बिजनेस में वरना मार्केट में, तो वहाँ पे यील्ड मेथड यूज़ करते हैं हम। वाइस वर्सा, अगर कंपनी का फ्यूचर रिस्क है उसको फ्यूचर कंटिन्यूएशन में, वरना लॉसेस बहुत से दिख रहे हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, तो वहाँ पे हम नेट एसेट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। सारे केसेस में मैं नेट एसेट मेथड यूज़ कर सकती हूँ, वरना मोर सुटेबल इज द नेट एसेट मेथड। नेक्स्ट वन, अंडर नेट एसेट मेथड द इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट डैश वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन देख लो, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हर बार हमें मार्केट वैल्यू से ही लेनी पड़ती है, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है जस्ट अ सेकेंड, अंडर द नेट एसेट मेथड द गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट अ करंट कॉस्ट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है मुझे बताना है। सो गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट में दी है, जिसे हम बुक वैल्यू कहते हैं बैलेंस शीट में, वरना प्रॉब्लम में अगर ऑलरेडी गुडविल दी है तो वो वैल्यू हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू करंट जो है वो मुझे कंसिडर करनी पड़ती है। सो ये जो स्टेटमेंट है परफेक्टली करेक्ट है, ट्रू है, सो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इफ द प्लांट एंड मशीनरीज मार्केट वैल्यू इज ₹20,000, बिल्डिंग्स ₹80,000, स्टॉक ₹10,000, cash ₹10,000 and preliminary expenses ₹15,000, where all external liability is ₹20,000, calculate the net assets of the business। ये इतना लंबा मैंने दिया है सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो है मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज़ वन ऑफ माई फिक्टिशियस एसेट, जिसे हम बोगस एसेट्स भी कह सकते हैं। वो सिर्फ एसेट है, लेकिन उसे हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है उनके एग्जांपल्स क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ले लो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ले लो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ले लो, वरना अंडर राइटिंग कमीशन ले लो, वरना P&L अकाउंट अगर एसेट साइड में है, वरना P&L का डेबिट बैलेंस है, तो उसे हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मेरी एसेट है, लेकिन ये मेरी बोगस वरना फिक्टिशियस एसेट्स है। तो फिक्टिशियस एसेट नेट एसेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लेनी है या नहीं लेनी है,
तो वो कभी भी हम नहीं लेते। सो उस हिसाब से हमारी यहाँ पे नेट एसेट क्या होगी। सो पहले देख लो, नेट एसेट का फॉर्मूला है एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। यहाँ पे मैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ करती हूँ। सो पहले मुझे निकालनी है टोटल एसेट्स। सो मेरी ले लो प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 की, उसके बाद बिल्डिंग है 80,000 की, स्टॉक है 10,000 का, एंड कैश है अगेन 10,000 की। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 15,000 के, बट एज आई टोल्ड यू इट्स अ fictitious assets and we don't have to consider it in the calculation of net assets, so I will not take this preliminary expenses. So do the total. सो टोटल हमारा क्या आएगा, ये 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000। सो मेरा टोटल आसेट का टोटल है 1,20,000। ये ध्यान में ले लो। अभी टोटल लाइबिलिटीज़ भी लेनी है। टोटल लाइबिलिटीज़ नो नीड टू कैलकुलेट सेपरेटली, क्योंकि उन्होंने लाइबिलिटीज़ का पूरा टोटल ही 20,000 दिया है। सो इस वक्त पे नेट आसेट, टोटल आसेट 1,20,000 माइनस लाइबिलिटीज़ 20,000। यहाँ पे मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लिया है। सो कुल मिला के मेरी नेट आसेट हो जाएगी 1,00,000 रुपए की। सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन देख लो, अभी ऑप्शन में हमें 1,00,000 रुपए दिए हैं। यस, इन ए ऑप्शन दे हैड गिवन द 1,00,000, तो ए इस प्रॉब्लम का मेन बेस है। वी डोंट हैव टू कंसिडर द fictitious assets while calculating the net asset. Next question. In net asset method, dash appearing under the head of miscellaneous expenses and losses, ये ब्रैकेट छोड़ दो, should be ignored, ये ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन के लिए है। सो क्या है, in net asset method to calculate the net asset we should not consider miscellaneous expenses and losses. तो miscellaneous and expenses and losses में क्या क्या आता है वो सारा मैंने दिया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट साइड में अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो उन सारों को मैं फिक्टिशियस एसेट्स कहती हूँ। तो ये सारी एसेट मुझे नहीं कंसिडर करनी है, मुझे नहीं लेना है नेट एसेट में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है, if sundry debtors of B business, B is the name of a business, so B business is rupees 20,000 at their book value, and business made a provision of rupees 1,000 for its bad and doubtful debts, then at what amount sundry debtors should be recorded to calculate the net asset. सो सन्ड्री डेटर्स की कौन सी अमाउंट लेनी चाहिए, ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसके लिए जो रूल है वो है, वेन एवर आई एम गोइंग टू कंसिडर द सन्ड्री डेटर्स आई हैव टू डिडक्ट the bad debts or provision made for bad debts from the sundry debtors, and then the remaining value I can take as a pure sundry debtor. So 20,000 के sundry debtors है, उसमें 1,000 की मैंने प्रोविजन की है, तो मेरी sundry debtors की अभी प्योर वैल्यू है 19,000। सो ये मुझे लेस करना है। सो 19,000 ये वैल्यू करेक्ट है, तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट है। नेक्स्ट, under net asset method liabilities are normally taken at which values. so ये सारे ऑप्शन हैं, तो लाइबिलिटी कभी भी बुक वैल्यू पे ही नॉर्मली ली जाती है। जो बैलेंस शीट, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड वैल्यू है उसी वैल्यू पे सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम लेते हैं। नेक्स्ट वन, provision for taxation and dividend should be included in the liabilities to calculate the net asset. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो शुड आई टेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड शुड आई टेक प्रोविजन फॉर डिविडेंड एज अ लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी? तो यहाँ पे एक देख लो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मतलब क्या। उसके लिए सिंपल क्राइटेरिया है, जो भी लाइबिलिटीज, जो भी देना मुझे शेयर होल्डर्स को देना है, दैट इज़ माई इंटरनल लाइबिलिटी।
So take for example general reserve. General reserve belongs to the shareholder, so it's my इंटरनल लाइबिलिटी. प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट का बैलेंस है तो वो मुझे शेयर होल्डर्स को देना है, इंटरनल लाइबिलिटी. शेयर कैपिटल, इंटरनल लाइबिलिटी. बट कंसिडर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का देना मुझे शेयर होल्डर्स को नहीं, क्रेडिटर्स को देना है, सो एक्सटर्नल लाइबिलिटी. लाइकवाइज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड डिविडेंड इज ऑल्सो माई एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सो आई हैव टू टेक इट इन टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू है. नेक्स्ट, the basis of dash method is to compare the income of the business with the normal income that is applicable to the industry. जैसे कि मैंने कहा है नेट एसेट मेथड जब भी बिजनेसेस को लॉस होते हैं, वरना इरेगुलर काइंड है, अनसर्टेनिटी है, क्लोज करना है, तब सूटेबल है. लेकिन जब मेरा बिजनेस नॉर्मल तरीके से चल रहा है, वरना मेरा बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है, तब यील्ड मेथड, वरना जिसे हम इनकम मेथड भी कहते हैं, वो सूटेबल है. क्योंकि वो क्या करती है, बाहर इंडस्ट्री में सेम बिजनेसेस में कितना अर्न किया जा रहा है और मेरा बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, वो कंपैरिजन होता है और उस बेसिस पे मेरी शेयर्स की वैल्यू निकाली जाती है. तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है द रेट ऑफ प्रॉफिट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड एज. ऑप्शन देख लो, जो भी फ्यूचर में अर्न किया जाना एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट है उसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. नेक्स्ट है for calculating the future maintainable profit, net profit dash depreciation and taxation is considered. ऑप्शन देख लो तो ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. कौन सा नेट प्रॉफिट मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए लेना है. तो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन, वरना मोर और लेस. सो यहाँ पे आफ्टर जो भी मैं डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस बेसिस पे मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल सकती हूँ. नेक्स्ट है इन यील्ड मेथड द प्राइस ऑफ शेयर्स डिपेंड्स अपॉन एंटायर अर्निंग्स और प्रॉफिट. और सो यील्ड मेथड दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब शेयर्स की वैल्यू यील्ड मेथड में दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है. वन इज अर्निंग, उस कंपनी की अर्निंग क्या है जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, वरना अनदर इज डिविडेंड, सो वो कंपनी डिविडेंड कितना देती है उस बेसिस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वन शेयर, वन इक्विटी शेयर अंडर यील्ड मेथड बाय डिविडेंड बेसिस. अगर डिविडेंड बेसिस से मैं इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालती हूँ तो उसका फॉर्मूला पूछा गया है मुझे. तो फॉर्मूला है डिविडेंड बेसिस से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग divided by normal rate of earning multiplied by, so यहाँ पे paid up value of shares लेनी है. सो मुझे सी ऑप्शन करेक्ट है. पेड अप वैल्यू में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ. फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू में बी डिफरेंट. सो अगर मेरी शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये है और कंपनी ने अभी तक उस पर 80 रुपये मांगे हैं, तो मैंने सिर्फ 80 रुपये पेड किए हैं, बाकी के 20 रुपये मैंने पे नहीं किए हैं. तो इस केस में यहाँ पे पेड अप वैल्यू 100 नहीं लेनी है, तो मुझे 80 लेनी है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ पेड अप वैल्यू. तो यहाँ पे ऑप्शन, वरना फॉर्मूला में पेड अप वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है. नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग और प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय. ऑप्शन देख लो, ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है. तो आपको सिर्फ एक सिंपल, आप जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते थे वही याद रखना है. अगर 10 मैंगो है और 5 लोग हैं, तो एक एक आदमी को, वरना एक इंडिविजुअल को कितने मैंगो मिलेंगे, तो आप क्या करोगे 10 डिवाइडेड बाय 5. सो एवरी टाइम अगर आपको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल. सेम लाइक मुझे अगर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड करना है तो मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कंसिडर करने पड़ेंगे इस फॉर्मूला में. तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है. नेक्स्ट है एज पर प्रॉफिट बेसिस
अंडर यील्ड मेथड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम कैसे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डैश मल्टीप्लाइड बाय 100। सो क्या ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैं कर दूंगी तो मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ पे। Next, another name for intrinsic value method is dash method. So intrinsic value method को acid backing method भी कहा जाता है, तो यहाँ पे D ऑप्शन मेरा करेक्ट है। Next, market value method is also known as dash method. So market value मतलब मेरे कंपनी को earning as compared to the market, other industries और other businesses in the market, ये consider करना है तो yield method कहा जाएगा। So B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Next है the term capital employed represents the funds provided by। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, वरना शेयर होल्डर्स ने जो दिया है वही, सिर्फ जो फंड शेयर होल्डर्स ने दिया है उसी को हम सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर फर्म्स इन द इंडस्ट्री इज टू बी टेकन एज। सो जो भी सिमिलर, मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में हूँ तो उस बिजनेस में दूसरे जो, वरना उस प्रकार के जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनको क्या मिलता है उसे हम कहेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर द यील्ड मेथड इज कैलकुलेटेड अंडर द अजम्पशन दैट अ बिजनेस वुड बी अ गोइंग कंसर्न। सो यील्ड मेथड में हम लॉन्ग लास्टिंग, जब पहली जो हमारी मेथड है जिसे हम नेट एसेट मेथड कहते हैं, तो नेट एसेट में हमारा बिजनेस क्लोज होने वाला होता है वरना लॉसेस होते हैं। तो यील्ड मेथड में हमारा बिजनेस कंटिन्यूएशन में रहेगा, ये अजम्पशन है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है करेक्ट। Next one, fair value of a shares is not connected with intrinsic value and yield value of a shares. So ये statement totally wrong है क्योंकि fair value दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है, दोनों मेथड पे फेयर वैल्यू में शेयर्स की वैल्यू निकाली जाती है। नेक्स्ट वन, फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर्स इज द डैश ऑफ नेट एसेट एंड यील्ड वैल्यू शेयर्स। तो देख लो, एवरेज, टोटल, डिडक्शन और मल्टीप्लायर। सो फेयर वैल्यू जो नेट एसेट की वैल्यू निकलती है एंड यील्ड मेथड की वैल्यू निकलती है, उनका एवरेज है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय फेयर वैल्यू मेथड इज। सो हमें अभी पता है एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। Next, if the net value of a share is rupees 10, if the yield value of a share is rupees 12, calculate the value of shares as per the fair value method. So ये calculation बहुत easy है। क्या करना है हमें? net value plus जो yield value है उनका एवरेज निकालना है। दो मेथड्स है इसलिए 2 ले रही हूँ। सो नेट वैल्यू है 10 प्लस यील्ड है 12 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरा आएगा 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे ए ऑप्शन 11 का ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 12, normal rate of return is 10 and the paid up value of a shares is rupees 10, calculate the value of a shares by yield method on dividend basis. So वरना dividend basis पे क्या करना है? तो देख लीजिए, ये फॉर्मूला वहाँ पे हमें जब भी यील्ड मेथड में डिविडेंड बेसिस पे निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर्स। सो रेट ऑफ डिविडेंड है यहाँ पे मेरा 12 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट है 10 मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू है 10। सी ये 10 कैंसिल, तो मेरा ऑटोमेटिकली वैल्यू हो जाएगा 12। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वर्थ लगता है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।